हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी। और मैंने जो नागरिक शास्त्र वाला पोर्शन है क्लास 6-7 का, पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दी है। 8th की रह गई है, तो पहले उसके पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे क्लास 6-7-8। आज का टारगेट यही है कि क्लास 6-7-8 का पूरा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, उसके बाद क्लास 8 का जो बचा रहेगा उसको मैं कल करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 1 है, जिसका टॉपिक का नाम है विविधता की समझ। तो विविधता की समझ में देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया। तो जो यात्रा वृत्तांत है ये किसने लिखा, जिसमें जो लेखक है इसने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, इब्न बतूता ने लिखा। ठीक है, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? जिसने लेखक लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया। तो इसका राइट आंसर इब्न बतूता हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आप लोगों ने कहा था कि सिर्फ सिर्फ जो ऑप्शन सही है वही पढ़िए, तो इसीलिए मैंने अब कोशिश करूंगा कि वही ऑप्शन सेलेक्ट करूं जो सही है। तो दूसरा क्वेश्चन है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? जो तिब्बत के लोग हैं ये किस धर्म के अनुयायी हैं? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, इस्लाम व बौद्ध धर्म के। तिब्बत के लोग इस्लाम व बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। केरल भारत के किस कोने में स्थित है? जो केरल है ये भारत के किस कोने में स्थित है? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में केरल भारत के कोने में स्थित है। केरल भारत के किस कोने में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? तो भारत का जो वर्णन है उसको करने के लिए भाई विविधता में एकता का वाक्यांश जो है वो किसने गढ़ा था? तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, क्योंकि मैं बस वही ऑप्शन पढ़ूंगा जो सही है। निम्न में से किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है चारों, इसमें से कौन सा छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा पहला, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो विविधता में योगदान नहीं करते हैं? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा इसमें से फैक्टर है जो विविधता में योगदान नहीं करता है? तो इसमें विविधता में कौन सा योगदान नहीं करता? तो इसका पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा, इसमें से कौन? दूसरा, जाति व्यवस्था और भेदभाव जो है वो विविधता में योगदान नहीं करता है। ठीक है, तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, मतलब दूसरा और चौथा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है? तो इसमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा कथन है जो लद्दाख के लिए सही है। तो पहला ही ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर पर सीधा पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का फोर्थ। फोर्थ का मतलब है पहला, दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा तीनों सही हैं। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं कि लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है, ये भी सही है। दूसरा है, इस क्षेत्र की भेड़ें विशिष्ट होती हैं क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं, ये भी सही है। बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा, ये तीनों सही हैं। तो इसी के साथ जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो उसका पहला चैप्टर विविधता की समझ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 2 में। तो अब हम आ गए अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 जो चैप्टर है उसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो आइए विविधता एवं भेदभाव को पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला ही इसका क्वेश्चन है, विकलांग लोगों को दिया गया नाम है। जो विकलांग लोग हैं उनको कौन सा नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग। ठीक है, अब विकलांग नहीं उनको बोला जाता, अब दिव्यांग बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें दलितों का नेता कहा जाता है? ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से दलितों का नेता किसे कहा जाता है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का नेता कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का नेता कहा जाता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
भारत में सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है, जो भारत है इसमें से सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। कौन सा? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है वो वंचित सामाजिक आर्थिक समूह है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से किसे अपराध की तरह देखा जाता है? तो इसमें क्या पूछा है कि किसको अपराध की तरह देखा जाता है? तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, अस्पृश्यता को अपराध की तरह देखा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है? तो भारतीय जो संविधान है इसका कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है? तो अस्पृश्यता किसमें दी गई है भाई साहब? तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने अध्याय 2 भी कंप्लीट कर लिया क्लास 6 की एनसीईआरटी का। अब चलते हैं अध्याय 3 पे। अब हम आ गए अध्याय 3 पे, जिसका नाम है सरकार क्या है। तो आइए सरकार क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके सारे क्वेश्चन को करते हैं। झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग कौन सा है? तो जो झगड़ों का निपटारा करती है उसका सरकारी अंग इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, न्यायपालिका है, जो पहले का तीसरा। ठीक है, तो न्यायपालिका जो है वो झगड़ों का निपटारा करने वाली सरकारी अंग है। आगे चलते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो जो लोग हैं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया से करते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अब आगे चलते हैं। सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सफरेज मूवमेंट किससे संबंधित है? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, महिला मताधिकार से सफरेज मूवमेंट संबंधित है। इसको मैंने पढ़ाया है डिटेल में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? तो जो शहर या गांव या मोहल्ला होता है इसमें सरकार को क्या कहा जाता है? तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, स्थानीय स्तर या स्थानीय स्वशासन कहते हैं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो जो भारत है यहाँ पर किस प्रकार की सरकार है? तो पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा पहला, लोकतांत्रिक सरकार है भारत में। आप लोगों के कहने पे ही मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा आंसर टिक कर रहा हूँ। भारत में किस प्रकार की सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है लोकतांत्रिक सरकार को लेके? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है भाई। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, कोई सरकार तब तक स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाने वाला अधिकार नहीं मिलता है। तो छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, इसमें पहला दूसरा दोनों सही है कि हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को सामान्य रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है, कोई सरकार तब तक स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाने वाला अधिकार नहीं मिलता। अब आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो आइए लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला ही क्वेश्चन है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है? तो जो लोगों का है वो सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, नियमित चुनाव से भाई जो सरकार पर नियंत्रण जनता बना सकती है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीका नेता कौन थे? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आपने एनसीईआरटी की समरी देखी होगी तो रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे? तो इसका राइट हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, तो जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके विचारों में से एक कौन सा है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, समानता। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है समानता। अब आगे चलते हैं। कौन सी नदी दो राज्यों में जल विवाद का कारण है? इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो दो राज्यों के बीच में जल विवाद का कारण है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, गंगा। ठीक है,
इसमें से गंगा जो है चौथे का कावेरी जो है, कावेरी जल विवाद है। तो सही आंसर देखिए, तो चौथे का चौथा हो जाएगा कि कावेरी जो नदी है ये जल विवाद है, ठीक है, दो राज्यों के बीच में। तो इसका राइट आंसर फिर से सुन लीजिए, चौथे का कावेरी नदी, ठीक है। पांचवा है सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका, पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, इनमें से सभी भाई। पत्रिकाएं भी निभाती हैं, अखबार भी निभाता है, टेलीविजन भी निभाता है। तो ठीक है, तो सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका चार तीनों निभाती हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत संविधान की भूमिका क्या है। भारतीय संविधान की भूमिका जो है ये क्या है। तो आइए, तो जो छठे का राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। तो भारत में संविधान की भूमिका क्या है, इसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान उन आधारभूत नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। बिल्कुल, इनका सभी का पालन करना पड़ता है। दूसरा, इन्हीं कानूनों के तहत संघर्ष एवं मतभेदों को हल करना होता है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 भी कर लिया। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 5 पे, तो जिसका नाम है ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। पंचायती राज है, तो पहला ही क्वेश्चन इसका है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पंच। अब आगे चलते हैं। पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन करता है। तो जो पंचायत प्रमुख होता है इसका चुनाव कौन करता है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ग्राम सभा के सभी सदस्य हैं जो पंचायत प्रमुख का चुनाव करते हैं। कौन, ग्राम सभा के सभी सदस्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है 5 वर्षों के बाद। ठीक है, तो तीसरे का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी पहली सीढ़ी कौन सी होती है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, पंचायती राज व्यवस्था। लोकतांत्रिक, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी पंचायती राज व्यवस्था होती है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक बनाने और जो भी खर्च एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक जो होती है उनमें जो खर्चे होते हैं, वो जो निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ग्राम प्रधान रखता है। कौन रखता है, ग्राम प्रधान, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो ग्राम पंचायत का जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। पहला है जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल, भवनों तथा अन्य सामान धन संसाधनों का निर्माण एवं रखरखाव। दूसरा है स्थानीय करारोपण एवं करों का संग्रहण। तीसरा है गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का निष्पादन। ठीक है, तो इसमें से छठे का जो राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चौथे का मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों काम है किसका, ग्राम पंचायत के तीनों काम है कि भाई जल का स्रोत हो, सड़क, जल, ये सारी चीजें बनाना, स्कूल के भवनों तथा उसका रख रखाव, स्थानीय करारोपण एवं करों का संग्रहण, गांव में रोजगार सृजन करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में। 7वां है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की निधि के स्रोत हैं। तो पंचायतों के निधि के स्रोत कौन से हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला है घरों, बाजार आदि पर लगे करों का संग्रह। दूसरा है सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त सरकारी धनराशि। वहीं तीसरा है सामुदायिक कार्यों के लिए अनुदान दिए गए कोर्ट से। ठीक है, सामुदायिक कार्यों के लिए दिए गए अनुदान। तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों काम है इसके सामुदायिक सातवें का राइट आंसर हो जाएगा पंचायतों को निधि के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब पंचायत के पैसे कहाँ से आते हैं भाई, सीधी सी बात, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो घरों, बाजार आदि पर लगे करों का जो इकट्ठा करते हैं यहाँ से। दूसरा है सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों से एवं जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त जो सरकारी धनराशि आती है वो है। और तीसरा है सामुदायिक कार्यों के लिए अनुदान। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोगों ने अध्याय 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो आइए
चैप्टर नंबर 6 पे देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है गांव का प्रशासन। तो आइए गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, पटवारी का कार्य निम्न में से कौन सा है। तो जो पटवारी होते हैं भाई गांव के, वो कौन से इनमें से उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब भूमि का मापना और अभिलेख करना, भू राजस्व की वसूली, ये दोनों पटवारी का काम होता है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है इसमें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है। किसी जिले का जो उपखंड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, मतलब तहसील भी जाना जाता है, उसको तालुका भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, तहसील व तालुका। तो आगे चलते हैं, पटवारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो पटवारी होते हैं भाई उनको किस और नाम से जाना जाता है। तो पटवारी को तीसरे का पहला लेखपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके, पटवारी को लेखपाल के नाम से जाना जाता है। चौथा है, जिस लोहे की जंजीर से खेत मापा जाता है वह कहलाता है। जो जो लोहा की जंजीर होती है, वो जो जिससे नापा जाता है उसको क्या क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, उसको कहते हैं जरीब कहते हैं हम। ठीक है, क्या कहते हैं, जरीब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है। तो जो जिला का सबसे ऊपर अधिकारी कौन सा होता है भाई, सीधा सा आसान आंसर है, जिलाधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पटवारी के कार्य हैं। पटवारी जो होता है भाई उसके कार्य कौन कौन से हैं। तो पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव और अध्ययन करता है, बिल्कुल ये भी सही है। वह किसी गांव के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो छठे का राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो तीसरा हो जाएगा, पहला और तीसरा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा, मतलब पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रखरखाव और अध्ययन करता है, ये भी सही है। और तीसरा, पटवारी किसानों से भूमि राजस्व का संग्रह करने तथा सरकार को जानकारी प्रदान करने के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो पहला और तीसरा राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने चैप्टर 7 भी कर लिया। अब हम चलते हैं किस पे, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 7 पे, जिसका नाम है नगर प्रशासन। तो आइए नगर प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, नगर पालिका के तहत एक शहर को विभाजित किया जाता है। तो जो नगर पालिका है उसके तहत एक शहर को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, वार्ड के अनुसार उसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, नगर पालिका को। अब आगे चलते हैं, नगर निगम या परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो जो नगर निगम होता है या परिषद होते हैं उनके सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं नगर निगम या परिषद के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में स्थानीय स्वशासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं। तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन शासन चलाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, उसको नगर निगम कहते हैं। तो जो बड़े बड़े शहरों में स्थानीय स्वशासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, नगर निगम। अब आगे चलते हैं, नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहते हैं। तो जो नगर निगम है उसके प्रशासनिक जो मुखिया होता है, जो नगर निगम का प्रशासनिक मुखिया है उसको क्या कहते हैं। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, उसको नगर पार्षद बोलते हैं या पार्षद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को पार्षद बोलते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, महापौर परिषद सरकार एक प्रकार की होती है। तो जो महापौर परिषद है सरकार एक प्रकार की होती है, कैसी होती है। तो पचवें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, स्थानीय सरकार प्रणाली। ये किसके अंतर्गत आता है, स्थानीय सरकार प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नगर निगम के लिए कौन सा कथन सही है। पहला है, नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहालय, पानी की आपूर्ति, सड़कों, बाजार एवं स्वच्छ रखने का ध्यान रखता है। दूसरा है, नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारियां न फैलें। और तीसरा है, यह स्कूल, अस्पताल एवं औषधालय नहीं चलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसका राइट आंसर छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, मतलब पहले का मतलब ये है कि पहला और दूसरा सही है। ठीक है, इसमें पहला और दूसरा सही है। नगर निगम का जो निम्नलिखित कथन सही है कि नगर निगम स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं बाजार को स्वच्छ रखने का ध्यान रखता है। वहीं दूसरा है, नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारियां न फैलें। तो ये भी सही है, तो पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्लास चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। ठीक है, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो आइए इसके पहले ही क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कलपट्टू गांव में कौन कौन सी चीजें उगाई जाती हैं। जो कलपट्टू गांव है वहां पे कौन कौन सी चीजें उगाई जाती हैं। तो 8वें का पहले का आंसर हो जाएगा, पहले का
चौथा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौथा, उपरोक्त सभी उगाए जाते हैं। वहाँ पे नारियल भी, आम और कॉफ़ी तीनों चीज़ें उगाई जाती हैं, ठीक है, कलपट्टू गाँव में। अब दूसरे चलते हैं, किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है? जो किसान है भाई, उनकी विपदा का मुख्य कारण क्या है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, कर्ज, ठीक है। किसानों की विपदा का मुख्य जो कारण है वो कर्ज हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास नाव को क्या कहते हैं? जो मछुआरे हैं वो जो खास प्रकार की नाव यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, उसको कैटामरैन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैटामरैन, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्न में से कौन जायद फसल है? तो भाई इसमें से जायद फसल कौन सी है? तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी, अरबी, भिंडी, खीरा, ये चार तीनों जो हैं वो जायद फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं, मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? तो जो मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है वो निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, वर्षा ऋतु में। भाई बिल्कुल, वर्षा ऋतु में मछली का काम नहीं करते हैं लोग, मछली पकड़ने का काम। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नागालैंड में सीढ़ीदार खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो नागालैंड है वहां पर सीढ़ीदार खेती के लिए कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह चिजामी नामक एक गांव है जो नागालैंड में फेक फेक जिले में स्थित है। तो यह चिजामी नामक एक गांव है जो नागालैंड के फेक जिले में स्थित है। दूसरा है, पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारों को ऊपर तक उठाया जाता है। तो पानी को रोके रखने के लिए जो प्रत्येक भूखंड के किनारे हैं उसको ऊपर उठाया जाता है। और तीसरा है, चिजामी के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत खेत नहीं है। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा पहला। पहले का मतलब है पहला और दूसरा सही है कि यह चिजामी नामक गांव है जो नागालैंड में फेक जिले में स्थित है। और वही दूसरा क्या है कि पानी को रोके रखने के लिए प्रत्येक भूखंड के किनारों को ऊपर तक उठाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके हिसाब से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर लास्ट, क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर लास्ट 9 पे। तो आइए चलते हैं, तो चैप्टर नंबर लास्ट जो है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो आइए इसको अच्छे से करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, लागत पर आगम की अधिकता क्या कहलाती है? तो जो लागत पर आगम की अधिकता है वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लागत पर आगम की अधिकता क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ कहलाती है। क्या? तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाभ। पहले का राइट आंसर लाभ हो जाएगा। दूसरा है, शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? तो जो शहर हैं उसमें व्यापार करने के लिए जो लाइसेंस देता है वो कौन देता है? नगर निगम देता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कितने महानगर स्थित हैं? तो जो भारत है इसमें कितने महानगर स्थित हैं? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 46 महानगर स्थित हैं भारत में। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह चुनिए। तो जो ऐसे कौन से गैर कृषि क्रियाकलाप हैं? तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथे का हो जाएगा चौथा। गैर कृषि कौन सा आता है? मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना, ये सारे गैर कृषि हैं, बाकी सब कृषि वाले हैं, ठीक है। टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, टोकरी बनाना, ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई, ठीक है। बाकी मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और ईंट बनाना, ये तीनों क्या है? गैर कृषि क्रियाकलाप हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो जो भारत के लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, उनका कृषि। जो मुख्य व्यवसाय भारत के लोगों को क्या है? कृषि है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है, स्थायी श्रमिकों को मिलने वाले निम्नलिखित लाभों में से कौन है? जो अस्थायी श्रमिक हैं उनको निम्न में से लाभ कौन से हैं जो मिलते हैं? तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चौथे का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीनों मिलते हैं, ठीक है। मतलब चिकित्सा लाभ भी मिलते हैं, उनको वृद्धावस्था के लिए बचत भी मिलती है, अवकाश भी मिलते हैं, ठीक है, जो अस्थाई श्रमिक होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 6 की कंप्लीट कर ली है। अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 की, फिर उसके अगले वीडियो में करेंगे क्लास 8 की, फिर एनसीईआरटी छोड़ के हम आएंगे एससीईआरटी, इसी नागरिक शास्त्र पे एससीईआरटी में आएंगे, उसमें भी हम लोग करेंगे क्लास 6, 7, 8। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको ये चीज़ें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक कंटेंट कराया जा रहा है आपको, समरी
क्वेश्चन चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के अलग, एससीईआरटी के अलग और बीपीएससी के भी क्वेश्चन कराऊंगा। बस वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा और जितना जल्दी चाहते हैं उतना जल्दी शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँ। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो पूरा करा दूँ। ठीक है, एक ही दिन में पूरा करा दूंगा, आज का टारगेट यही लिया हूँ। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।